तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा धातुओं की प्राप्ति, यानी कि इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये साइंस की एक अलग ही ब्रांच होती है, इसे मेटलर्जी कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर, हम इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार धातुओं को पृथ्वी से प्राप्त किया जा सकता है, कैसे हम उसे पृथ्वी से निकाल कर उसे यूज़ करते हैं, उसे कैसे साफ़ किया जाता है, वो सारी के सारे तरीके हैं या वो जो भी है वो हमें पढ़ना है इसके अंदर। तो यहाँ पे दो टर्म्स की परिभाषा हमें पढ़नी है, डेफिनेशंस पढ़नी है। या तो ये अकेले आ सकता है कि खनिज की परिभाषा क्या होती है या अयस्क किसे कहते हैं, नहीं तो इनका अंतर भी आता है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है वो बताइए। सबसे पहले खनिज करते हैं। खनिज क्या है? पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। मिनरल्स इंग्लिश में कहा जाता है खनिज को। तो पृथ्वी में जहाँ पर भी प्राकृतिक रूप से कोई भी तत्व, कोई भी धातु अगर पाई जाती है, चाहे वो फ्री हो चाहे यौगिक है, किसी भी प्रकार से अगर वो पाई जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं खनिज। अगला है अयस्क। अयस्क भी एक प्रकार के खनिज ही होते हैं, पर अयस्क वो खनिज होते हैं जिसके अंदर से धातु निकाली जा सकती है आसानी से और लाभकारी तरीके से। वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क ओर कहते हैं। ओर इंग्लिश का वर्ड है इसके लिए। तो सभी प्रकार, मतलब बहुत सारे खनिज हैं, ठीक है, लेकिन सभी प्रकार के खनिज को अयस्क नहीं कहा जा सकता। अयस्क सिर्फ हम उन्हीं ही खनिजों को कहेंगे जिसके अंदर से हम धातु को निकाल सकते हैं, निकाल कर हम उसे यूज़ कर सकते हैं, हम उसे फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अगर हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं, उससे हमें प्रॉफिट होगा, उससे कोई लाभ होगा अगर, तब हम उसे अयस्क कहेंगे। ठीक है, सभी खनिज हैं लेकिन कुछ ही खनिज को अयस्क कहा जाता है। तो सारे खनिज होते हैं और कुछ खनिज जो होते हैं वो अयस्क होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ जो तत्व हैं, कुछ जो धातु हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये कभी भी हमें स्वतंत्र रूप में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये सारे के सारे जो तत्व हैं ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी। सक्रियता श्रेणी में हमने ये पढ़ा था कि सबसे ऊपर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे होते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर की तरफ होते हैं, सक्रियता श्रेणी में, वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं तो वो किसी भी ऑक्सीजन के साथ, सल्फ़र के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट कर लेते हैं, अभिक्रिया कर वो दूसरा कोई यौगिक बना लेते हैं। इस वजह से वो कभी भी स्वतंत्र रूप में पृथ्वी में नहीं पाए जाते, हमेशा उनका यौगिक ही पाया जाता है। मध्य धातु जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, सीसा, ये ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मिलते हैं। तो ये भी ज़्यादातर ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मिलते हैं। ये भी ज़्यादातर जो है ये अभिक्रियाशील तो ये हैं ही, तो ये भी ज़्यादातर क्या होते हैं? यौगिक के रूप में मिलते हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते। ये जो है ना, ये वाले जो अधिक अभिक्रियाशील हैं, ये तो हमें ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मिलते हैं। ये हमें क्लोराइड्स के रूप में, ऑक्साइड्स के रूप में भी मिलते हैं, मतलब क्लोराइड्स के रूप में भी मिलते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे, ये क्लोराइड्स के रूप में नहीं मिलते हैं जो मध्य वाले हैं। अगला है कॉपर और सिल्वर। कॉपर और ये आप अगर नोट कर रहे हैं तो हम जैसे जैसे यहाँ से मैं अगले पॉइंट पे आते जा रही हूँ, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाले हैं ये, फिर मध्य के हैं, फिर जो कम है, और जो अगला आएगा ये आप देख सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये वो धातु हैं जो बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं। ये तो ज़्यादातर रिएक्ट ही नहीं करते किसी के साथ। तो अब उससे थोड़ा ऊपर आ जाते हैं कॉपर और सिल्वर। कॉपर और सिल्वर जो हैं वो सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में भी मिल जाते हैं, और ये मतलब आप ये मान लीजिए ये बिल्कुल वर्ज पे होते हैं, बिल्कुल लाइन पे हैं। ये बहुत कम भी नहीं है और ज़्यादा तो ऑफ कोर्स है ही नहीं। तो इनमें से कुछ कहीं कहीं पे किसी अयस्क के अंदर हो सकता है कि आपको सल्फाइड के रूप में या ऑक्साइड के रूप में मिल जाए, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हैं ये सारे के सारे स्वतंत्र रूप में पाए जा सकते हैं। ठीक है, गोल्ड स्वतंत्र रूप में ही पाया जाता है, प्लैटिनम स्वतंत्र रूप में ही पाया जाता है, सिल्वर और कॉपर स्वतंत्र रूप में भी पाया जाता है, और स्वतंत्र रूप के साथ साथ ये कई बार सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में भी पाया जा सकता है। ओके,
उसके बाद हम मेन स्टार्ट कर रहे हैं धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण का क्या मतलब है कि धातुओं को किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है। अयस्क से धातु को प्राप्त करना, ये इसकी डेफिनेशन हो गई छोटी सी। अयस्क और जहाँ पे जो प्रकृति में खनिज जो मिलते हैं उसे अयस्क कहते हैं, उनसे किस प्रकार धातु को प्राप्त करना है उसका प्रोसेस है। 3 स्टेप्स हैं इसके अंदर, 3 चरण हैं। पहला स्टेप है अयस्कों का समृद्धिकरण। इसके अंदर क्या किया जाता है अयस्कों का समृद्धिकरण में, मैं अभी आपको जस्ट छोटा छोटा सा सिंपल सा बता रही हूँ, बाद में हम डिटेल में करेंगे। अयस्कों का समृद्धिकरण में जो अयस्क होते हैं उन्हें साफ़ किया जाता है, उसके अंदर कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों को हटाया जाता है और उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। समृद्धिकरण का बेसिकली मतलब है कि उसे साफ़ करना, उसमें से अशुद्धियों को हटाना। अगला है धातुओं का निष्कर्षण। ये तो निष्कर्षण मतलब तो आपको पता ही है, धातु प्राप्त करना, तो पहले उसकी सफाई करेंगे, उसे साफ़ करेंगे, अशुद्धियों से हटाएंगे और फिर उसके बाद उस धातु को उसमें से निकालेंगे। और लास्ट स्टेप होता है धातुओं का परिष्करण, मतलब रिफाइनिंग ऑफ मेटल। धातुओं का परिष्करण से हमें मतलब है कि जो धातु हमें मिल गई है उसके अंदर अभी भी कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, उन अशुद्धियों को उससे अलग करना। ठीक है, ये जो पहली वाली अशुद्धियाँ थी वो फिज़िकल होती हैं, फिज़िकल मतलब भौतिक, यानी कि मिट्टी, ये सब चीज़ें। और जो धातुओं का परिष्करण जिसमें हम बात कर रहे हैं, ये इसकी केमिकल चीज़ें हैं, मतलब कुछ हो सकता है कि उसके साथ रासायनिक तरीके से जुड़ी हो, तो हम उनको हटा देते हैं परिष्करण द्वारा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब ये पहले किया जाता है, ये बाद में किया जाता है, बीच में हम निष्कर्षण कर रहे हैं। अब ये एक फ्लो चार्ट द्वारा हमने समझाने की कोशिश की है, ये आपकी बुक में भी एज इट इज़ सेम दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है ये। सबसे पहले हम अयस्क लेंगे, उस अयस्क का सांद्रण या समृद्धिकरण करेंगे। सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन, समृद्धिकरण, ये सारे एक ही वर्ड्स हैं, मतलब अयस्क की सफाई, उसमें से अशुद्धियाँ हटाना। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, धातु का निष्कर्षण। धातु के निष्कर्षण के लिए अलग अलग प्रकार की धातु के लिए अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हम कर सकते हैं। अगर उच्च अभिक्रियाशील धातु है, जैसे कि आपको याद होगा सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि इनके लिए ये यौगिक हमेशा स्वतंत्र रूप में मिलती है, यौगिक रूप स्वतंत्र रूप में कभी नहीं मिलती, यौगिक के रूप में मिलती है, तो इनके लिए अलग तरीका होगा। इनमें क्या करते हैं हम, गलित धातु का विद्युत अपघटन करते हैं। अगर मध्य अभिक्रियाशील धातु है तो 2 तरीके हो सकते हैं। अगर सल्फाइड अयस्क है, जैसे कि सिनेबार होता है या जिंक सल्फाइड है, तो इसका वायु के प्रेजेंस में भर्जन किया जाता है। अगर कार्बोनेट अयस्क है तो जिंक कार्बोनेट, मैंने एग्जाम्पल लिया, उसका सीमित वायु में निस्तापन करते हैं। दोनों की धातु ऑक्साइड बन जाती है, उस धातु का फिर अपचयन किया जाता है एंड लास्ट में धातु का शोधन किया जाता है। ये सब मैंने अभी लिख दिया है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अगले स्टेप में। देन है निम्न अभिक्रियाशील धातु, यानी कि वो धातुएं जो बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती हैं। तो अगर वो सल्फाइड अयस्क के फॉर्म में है तो उसका भर्जन करेंगे। भर्जन का मतलब उसे काफ़ी सारी वायु की प्रेजेंस में हम उसे हीट करते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो उससे हमें धातु मिल जाती है और फिर लास्ट में हम धातु का परिष्करण कर देते हैं। परिष्करण मतलब मैंने आपको बताया था, धातु की सफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं उसको, उसमें से जो भी अशुद्धियाँ और बची होती हैं उसको हटाकर उसका परिष्करण करते हैं। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है, जिसको देखकर रिवाइज कर सकते हैं। अब हम एक एक करके सबका पढ़ेंगे। ये थे अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम एक एक करके सारे स्टेप्स को डिटेल में करेंगे। तो पहला जो है वो है चरण 1, अयस्कों का समृद्धिकरण। इंग्लिश में मैंने लिख दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑयल। तो मैंने आपको बताया था कि समृद्धिकरण में हम क्या करते हैं, जो भी अयस्कों में अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें हम हटाते हैं। तो उन अशुद्धियों को क्या कहते हैं, उन अशुद्धियों को कहते हैं गैंग। पृथ्वी से खनित अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस प्रकार की अशुद्धियों की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें गैंग कहते हैं। और धातु के निष्कर्षण से पहले, मतलब जो अगला स्टेप हम जिस पे जाएंगे, उससे पहले अयस्क को इन अशुद्धियों से हटाना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर हम नहीं हटाएंगे तो जो धातु का निष्कर्षण है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अलग अलग विभिन्न तकनीकें अपनाई जाती हैं। जैसे कि एक तकनीक होती है कि हल्के और भारी
अशुद्धियों को, मतलब अगर अशुद्धियाँ जो हैं वो हल्की हैं और धातु जो है वो भारी है, तो हम पानी के तेज़ बहाव से उसको हटा सकते हैं। एक तरीका होता है जिसके अंदर हम चुंबक का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार की धातु के लिए, अलग अलग प्रकार के अयस्कों के लिए और अशुद्धियों के लिए अलग अलग प्रकार की तकनीकें अपनाई जाती हैं। देन नेक्स्ट है चरण 2, धातुओं का निष्कर्षण। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल्स। मैंने आपको बताया था कि धातुओं का जो निष्कर्षण है, यानी कि धातु प्राप्ति का मेथड, उसके अंदर सक्रियता श्रेणी में कौन ऊपर आता है कौन नीचे आता है उसके अकॉर्डिंग अलग स्टेप्स होंगे। तो फर्स्ट है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं, जैसे कि कॉपर, मर्करी, गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड या सिल्वर के अंदर हमें, क्योंकि गोल्ड है जो गोल्ड वैसे ही स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, तो उसको हमें उसकी प्राप्ति की ज़रूरत नहीं होती, उसको सिर्फ लास्ट में हमें उसको रिफ़ाइन करना पड़ता है, यानी कि उसका सिर्फ परिष्करण करना पड़ता है। गोल्ड के अंदर निष्कर्षण का मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो यौगिक के रूप में होते हैं, जो स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते, जो यौगिक के रूप में होते हैं, उन्हीं की हमें निष्कर्षण करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है Hg यानी मरकरी, पारा, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है कॉपर। ये दोनों ही अपने सल्फाइड के रूप में होते हैं। आप देख सकते हैं HgS यानी कि मर्करिक सल्फाइड, CO2S यानी कि कॉपर सल्फाइड। ठीक है, ये दोनों सल्फाइड हैं, मर्करिक सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड। कॉपर मर्करिक सल्फाइड, ये जो यहाँ पे ब्रैकेट्स में जो नाम लिखे हुए हैं नीचे, ये क्या है? ये इन दोनों के अयस्कों के नाम हैं। मरकरी का जो अयस्क है उसका नाम है सिनाबार, कॉपर का जो अयस्क है उसका नाम है कॉपर पायराइट। कभी कभार आपसे अयस्कों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि मरकरी के अयस्क का नाम बताओ या कॉपर के अयस्क का नाम बताओ, जिंक के अयस्क का नाम बताओ, तो आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे ये अयस्क के नाम भी लिख दिए हैं, आपको आने चाहिए। मरकरी का सिनाबार, कॉपर का कॉपर पायराइट। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने पर ही धातु प्राप्त की जा सकती है। इसके अंदर बहुत लंबे लंबे स्टेप्स नहीं है, सिंपल सा है। सबसे पहले जो मर्करिक सल्फाइड है या कॉपर सल्फाइड है, हम उसको हवा में, वायु की प्रेजेंस में हम उसे गर्म करते हैं, जिससे कि हमें मर्करिक ऑक्साइड मिल जाता है, और फिर ऑक्साइड को हम और हीट करेंगे और गर्म करेंगे तो हमें डायरेक्ट धातु मिल जाएगी। देखते हैं कैसे। पहला है मर्करिक सल्फाइड। अभी मैंने बोला कि उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप गर्म करते हैं। ये ट्रायंगल का सिंबल मैंने बताया था, मतलब हीट करना, गर्म करना। तो क्या होता है? मर्करी ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, और सल्फ़र जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लेगा। फिर अगला स्टेप यही, आगे इसको हम और गर्म करेंगे। मर्करिक ऑक्साइड जो है उसको हम और गर्म करते हैं तो मर्करी अलग हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, और ऑक्सीजन जो है वो अलग होकर ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल था मर्करी का। हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें डायरेक्ट मर्करी मिल गई है। एल लिखा हुआ है इसके साथ में। एल का क्या मतलब है? एल का मतलब है कि ये जो मर्करी है ये द्रवित फॉर्म में होती है, द्रव के फॉर्म में, मोल्टन होती है, पिघली हुई होती है, गलित होती है। अगला एग्जाम्पल है हमारा कॉपर सल्फाइड। इसका अयस्क का नाम क्या बताया था मैंने आपको? कॉपर पायराइट। कॉपर सल्फाइड है ये। तो कॉपर सल्फाइड को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कॉपर ऑक्साइड बना देगा, और सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर सल्फ़र ऑक्साइड बना देता है। अब इस कॉपर ऑक्साइड को हम और जब गर्म करते हैं तो ये कॉपर सल्फाइड के साथ गर्म होता है और ये बनाता है, कॉपर तो अलग हो जाएगा हमारा, और सल्फ़र जो है वो सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लेता है। अब आप ये जो ब्रैकेट में जो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है उनको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब क्या बता रही है? ये इन चीज़ों की अवस्था को बताते हैं। अवस्था मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड S, लिक्विड L एंड गैस G। तो अगर कहीं पर S लिखा है इसका मतलब वो ठोस है, अगर G लिखा है मतलब वो गैस है, अगर L लिखा है इसका मतलब वो द्रवित फॉर्म में है, लिक्विड है। ठीक है, अगला है D, सेकेंड पार्ट है। अब हम पहले हमने किया था जो सबसे कम होती हैं, नीचे आने वाली धातुएं, बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती हैं। अब हम करेंगे जो मध्य में आती हैं, जैसे कि आयरन, जिंक, लेड,
कॉपर ये प्रकृति में प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना क्यों आवश्यक है। तो करना एक्चुअली क्या होता है कि ये हमने पढ़ा कि सल्फाइड या कार्बोनेट में है, अब हम इसका बाद में क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। अपचयन का मतलब होता है कि जो धातु की ऑक्साइड है उससे धातु बनाना। तो धातु की ऑक्साइड से धातु को बनाने से पहले, मतलब हम सल्फाइड या कार्बोनेट से भी तो हम उसको धातु बना सकते थे, हम धातु ऑक्साइड से ही क्यों अपचयन करते हैं। तो हम धातु ऑक्साइड क्यों बनाते हैं, उसका आंसर ये है कि सल्फाइड या कार्बोनेट की अपचयन की जगह ऑक्साइड का अपचयन करना ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा आसान होता है, इसलिए हम पहले ऑक्साइड बनाते हैं फिर उसके बाद उसका अपचयन करते हैं। ठीक है, सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए उसको सल्फाइड या कार्बोनेट से ऑक्साइड में उसे पहले परिवर्तित किया जाता है, बाद में हम उसे किसी अपचयक के द्वारा अपचयन करवाते हैं। ठीक है, अब इसमें दो तरीके हैं, एक है सल्फाइड के लिए और एक है कार्बोनेट के लिए। अगर सल्फाइड होगा तो हम उसमें करेंगे भर्जन। सल्फाइड आयस को वायु की उपस्थिति में, अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है कि ये एक तो ये सल्फाइड आयस के लिए करते हैं भर्जन, और दूसरा यहाँ पर वायु की उपस्थिति होती है। ठीक है, वायु की उपस्थिति में ये किया जाता है, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, भर्जन क्या है, भर्जन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर सल्फाइड आयस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने गर्म किया अधिक ताप पर, तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये ऐसी रिएक्शन हमने पहले भी करी हुई है। तो ये हो गया जिंक सल्फाइड। अब यहाँ पे भी मैंने इसके आयस का नाम लिख दिया, इसके आयस का नाम है जिंक ब्लेंड। ठीक है, ये आप याद रख लेना, जिंक ब्लेंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है निस्तापन। निस्तापन किसके लिए किया जाता है, निस्तापन करते हैं कार्बोनेट्स के लिए, और इसमें सीमित वायु होती है। यहाँ पे वायु ज़्यादा है, यहाँ पे वायु ना के बराबर होती है, मतलब हम चाहते हैं कि वायु ना हो। ठीक है, तो लिमिटेड, बहुत ही कम वायु के अंदर अधिक ताप पर गर्म करने से यह भी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो डिफरेंस सिर्फ दो है, इसमें सल्फाइड है, इसमें कार्बोनेट है, इसमें वायु ज़्यादा है, इसमें वायु नहीं है। एग्जाम्पल लिया जिंक कार्बोनेट, गर्म करेंगे इससे, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है हमने, यहाँ ऑक्सीजन नहीं लिखा। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब यहाँ क्या बनेगा, सेम बनता है, जिंक से जिंक ऑक्साइड बन गया, और बचेगा क्या, जब एक ऑक्सीजन निकाल दोगे यहाँ पे तो क्या बचेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ये है जिंक कार्बोनेट, इस आयस का नाम है जिंक स्पार। यहाँ तक आपको याद रखना है। ये हो गए दो स्टेप्स। अब दोनों में हमें क्या मिल गया है, जिंक ऑक्साइड। या तो ये स्टेप होगा या तो ये वाला स्टेप होगा, दोनों स्टेप्स एक साथ नहीं होते हैं। ठीक है, हम अगर सल्फाइड हमारे पास है तो हम ये कर लेंगे, अगर कार्बोनेट है हमारे पास तो हम ये कर लेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास ऑक्साइड आ गया है, चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से, वी हैव जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड का क्या करते हैं हम, अपचयन। अपचयन क्या है, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, कार्बन क्या है यहाँ पे, कार्बन एक अपचायक है, और इस अपचायक को यूज़ करके हम इससे हम धातु प्राप्त कर लेंगे। तो जो कार्बन है वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और जिंक अलग हो जाएगा, तो हमें धातु मिल गई। हमें धातु ही तो चाहिए, जिंक हमें अलग चाहिए था, तो हमें जिंक मिल गया यहाँ पे। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। कार्बन के अलावा अपचयन के लिए विस्थापन अभिक्रिया का भी प्रयोग किया जा सकता है। विस्थापन क्या होता है, जिसके अंदर जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है वो कम वाले को हटा देती है, हमने पढ़ रखा है ये। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा को भी अपचायक के रूप में निम्न अभिक्रियाशील धातु के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, एल्यूमिनियम को हमने यूज़ किया है कि ये एक अपचायक
का काम कर रहा है यहाँ पे एल्यूमिनियम चूर्ण। मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड के लिए हमने एल्यूमिनियम अपचायक का यूज़ किया। फिर हम गर्म करते हैं तो मैंगनीज क्या करता है, मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है और साथ में मैंगनीज हमें धातु अलग मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे L लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो धातु है यहाँ पे हमें ये लिक्विड द्रवित फॉर्म में मिलती है। क्यों द्रवित फॉर्म में मिलती है, क्योंकि इस रिएक्शन, इस अभिक्रिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इतनी ज़्यादा ऊष्मा होती है कि जो हमें यहाँ पे मेटल मिलता है, जो हमें धातु मिलती है, ये उसको पिघला देती है। इसीलिए हमने यहाँ पे L लिखा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखना कि इस टाइप के रिएक्शंस के अंदर जो धातु बनेगी वो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो द्रवित फॉर्म में, पिघली हुई फॉर्म में होती है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और अभिक्रिया है जिसका नाम है, जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको यूज़ किया जाता है, उसका नाम है थर्मित अभिक्रिया। ये भी एल्यूमिनियम के साथ करते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे एक अपचायक की तरह काम करता है। ये एक अपचायक है। किसके लिए यूज़ किया जाता है, इसको आयरन ऑक्साइड के साथ करते हैं। आयरन ऑक्साइड है, आयरन 3 ऑक्साइड। तो आयरन 3 ऑक्साइड को जब हम एल्यूमिनियम अपचायक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा प्रोड्यूस होती है और क्या बनता है, Fe, आयरन। आयरन के साथ L लिखा है। अब आप समझा सकते हैं कि ये क्यों है। L इसलिए है क्योंकि ये जो ऊष्मा है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो बनी हुई धातु को पिघला देती है, तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह इतनी ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माक्षेपी का मतलब इतनी ज़्यादा ऊष्मा प्रोड्यूस होती है, इतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है कि इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की वजह से धातुएं गलत अवस्था में प्राप्त होती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। तीसरा है, ये तीसरा मतलब अलग प्रकार अब है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु, जो सबसे ऊपर होती हैं, जैसे पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब ये इतनी ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं कि इन्हें कार्बन से अपचयन नहीं करवाया जा सकता। अब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आपको सुनना और याद रखना है। कार्बन से इसका अपचयन इसलिए नहीं करवाया जा सकता क्योंकि ये जो धातु हैं ये कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए आकर्षित ज़्यादा होती हैं। तो ये कार्बन अगर इनका सोडियम, जैसे आप देख सकते हैं क्या होगा, Na2 प्लस कार्बन, ये रिएक्शन होना चाहिए। तो क्या होता है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है और सोडियम अलग हो जाता है। लेकिन जो सोडियम है वो ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। वो ऑक्सीजन को छोड़ना ही नहीं चाहता, तो वो कार्बन को क्यों अपने साथ मिलाएगा। तो इस वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। तो हम बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु जो होती हैं वो ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा आकर्षित होती हैं, इसलिए वो कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो कार्बन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। तो हम कार्बन को अपचयन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे फिर, हम इसमें विस्थापन अभिक्रिया भी नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद ही इतनी ज़्यादा अभिक्रियाशील है कि कोई दूसरी धातु इसको हटा ही नहीं सकती। तो इसलिए हमें इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके लिए हमें इलेक्ट्रोलिटिक विद्युत अपघटन का यूज़ करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर हमें इसको अलग करना पड़ता है। एग्जाम्पल मैंने सोडियम क्लोराइड का लिया है, गलत सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को मोल्टन स्टेट में पिघले हुए फॉर्म में लिया जाता है। क्या करते हैं इसमें, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है ऐसा ही डायग्राम यहाँ पे भी है। एक होता है कैथोड और एक है एनोड। कैथोड यानी कि जो नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड होती है उसको कैथोड बोलते हैं और जो पॉजिटिव है उसको एनोड बोलते हैं। तो नेगेटिव कैथोड पर क्या होगा, सोडियम धातु हमें निक्षेपित होगी, यानी कि सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं और सोडियम धातु बना लेते हैं। ऐसे ही एनोड पॉजिटिव पे क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। जो क्लोराइड आयन है, Cl माइनस आयन्स है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं अपने और क्लोरीन गैस बना लेते हैं। आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे के सारे हमने यौगिक बनाने सीखे थे। तो उसके अंदर जो था उससे एग्जैक्टली उल्टा है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, सोडियम से सोडियम आयन बन रहा था और यहाँ पे आयन से सोडियम बन रहा है। ये रिएक्शन बिल्कुल हमने लेफ़्ट को राइट कर दिया है, वैसी ही रिएक्शंस हैं ये सेम। ठीक है,
ये आपको याद रखना है कि कैथोड पर कौन क्या होता है और एनोड पर क्या होता है। अब लास्ट थर्ड चरण स्टेप 3, धातुओं का परिष्करण, रिफाइनिंग। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए, अपद्रव्य मतलब जो भी उसके अंदर अशुद्धियाँ हैं उनको हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। तो जैसे यहाँ पे विद्युत अपघटनी अपचयन था, यहाँ पे विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है। ठीक है, ये भी सेम ही तरीके से किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट्स को यूज़ करके हम यहाँ पर परिष्करण करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल है कॉपर की रिफाइनिंग का, कॉपर के परिष्करण का। कॉपर हमें मिल गया है धातु के रूप में और हम उसको रिफ़ाइन करेंगे। तो इसमें एनोड पर, कैथोड पर और जो यहाँ पे विलयन है वो क्या लिया जा रहा है वो आपको बताया है। विलयन क्या लेते हैं, जिस धातु को आपको अलग करना है, जिस धातु को आपको परिष्करण करना है जिस भी धातु का, उसी धातु का एक अम्लीय विलयन, अम्लीय लवण का मिश्रण लिया जाता है। तो हमें कॉपर को करना है तो यहाँ पे हमने अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। अम्लीय का मतलब हो गया कि जो कॉपर सल्फेट है उसके अंदर हम बहुत ही कम मात्रा में, लाइक 2-3 बूंदें हम सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देते हैं, उसको हम अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन बोलते हैं। सिर्फ 2-3 बूंदें डलती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड प्लस जैसे पहले था। अब क्या होगा, एनोड पर हम लेते हैं अशुद्ध तांबा। हम यहाँ पर एनोड पर एक जो भी हमें तांबा है, जिसको हमें, तांबा मतलब कॉपर, जिसे हमें प्योरीफाई करना है, जिसे हमें साफ़ करना है, रिफ़ाइन करना है, परिष्करण करना है, उसकी एक मोटी सी हम एनोड ले लेते हैं और दूसरे साइड कैथोड पर एक पतली सी स्ट्रिप लगाते हैं हम, किसकी, शुद्ध कॉपर की। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होनी शुरू होती है तो क्या होता है कि जो एनोड है वहाँ से अशुद्ध कॉपर इस विलयन के अंदर आना शुरू हो जाता है और फिर अशुद्ध विलयन से वो जो शुद्ध विलयन है वो धीरे धीरे करके कैथोड के ऊपर जमा होने लग जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा तो एनोड जो मोटी थी वो पतली होती जाएगी और जो कैथोड है वो मोटी होती जाएगी। तो जब एनोड बिल्कुल पतली हो जाती है तो फिर हमें उसको चेंज करना पड़ता है। विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटय में घुल जाती है। विद्युत अपघटय क्या है, विद्युत अपघटय है वो जो विलयन है जो मैं आपको बता रही थी कॉपर सल्फेट का, उसे विद्युत अपघटय कहते हैं। तो विद्युत अपघटय के अंदर वो घुल जाती है अशुद्ध धातु, और जितनी मात्रा में अशुद्ध धातु घुलती है उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटय से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि वो पॉजिटिव वाली से नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। अविलय अशुद्धियाँ, जो अशुद्धियाँ नीचे बच जाती हैं वो एनोड की तली पर बैठ जाती हैं, एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, मतलब बैठ जाती हैं, जिसे हम एनोड पंख, एनोड मड कहते हैं। यहाँ तक था। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हम अगली क्लास में करेंगे।